हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सीएमए इंटर जून 25 का जो पेपर हुआ था उसका थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं, है ना। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा। देख रहे हो, सब करके लाया है आपका भाई। ठीक है, तो वी विल सॉल्व इट टुगेदर। एंड बेस्ट कब इसका मजा आता है, जब आप खुद से पेपर को एक बार अपने से अटेम्प्ट करके जब ये देखते हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी जैसे जो लोग जून 25 में एग्ज़ाम दिए हैं उनको तो अटेम्प्ट किया हुआ है, तो वो देखेंगे तो उनको तो समझ में आएगा ही। बट जो फ्यूचर के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि से आगे के टर्म में जो देने वाले हैं, उनको तभी इस पेपर का सार मिलेगा, मज़ा आएगा, जब वो खुद से एक बार पेपर देख के इसमें आएंगे। और ऐसे डायरेक्ट देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो यही नियति है, यही सिस्टम है। और हमने पूरा कोशिश किया है अब सॉल्यूशन अपने हिसाब से करने का। हमने इंस्टीट्यूट का छापा नहीं मारा है। तो एक डिस्क्लेमर है, जस्ट ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा सॉल्यूशन हमने अपने हिसाब से किया है, तो इंस्टीट्यूट से एग्जैक्ट मैच यदि नहीं हो रहा है तो वी विल सी कि क्यों नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट में थ्रेड चलाना, हम लोग एक दूसरे से बात करते करते उसको डिस्कस करके सॉल्व कर लेंगे। बट एक बार ग्रिप में तो आ जाए, है ना। कब सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट निकालेगा तब तक बैठे रहकर क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो पेपर ही सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। एमसीक्यू पहले कर लेते हैं। एमसीक्यू का स्टैंडर्ड क्या है? मुझे लगता है एमसीक्यू का स्टैंडर्ड मीडियम है। मीडियम मतलब बहुत इजी भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं। ठीक है, आई विल नॉट से वेरी हार्ड, आई विल नॉट से वेरी इजी। मतलब आपका 5-6 एमसीक्यू ना रॉन्ग हो सकता है आराम से, इसलिए मीडियम बोला हूँ। और बाकी अंदर का जो पेपर है वो कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल पेपर नहीं। ठीक है, तो अंदर का पेपर में अपने बाद में जाएंगे, बट पहले अभी इस पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो ये क्वेश्चन ना एमसीक्यू बैंक से आया। एमसीक्यू बैंक मतलब जैसे इस एग्ज़ाम के पहले हम लोगों ने अपने यूट्यूब पे ना एक एमसीक्यू सीरीज डाला था। अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, एसजीसी इंस्टीट्यूट एमसीक्यू, ये वाला नया वाला डाला था। ये नया नया जो दिख रहा है ना मेरा, ये वाला। तो इसमें जो बैंक दिया था उसमें से ही ये क्वेश्चंस फंस गए। ठीक है, तो वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैंक था, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैच हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो बोल रहा है बैच कॉस्टिंग इज अ वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्ट शीट may be used for estimating profit of jobs. Job costing cannot be used in conjunction with marginal costing. In cost plus contracts, contractor runs a risk of incurring a loss. तो ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में कोई लॉस नहीं होता है। जॉब कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजंक्शन मार्जिनल कॉस्टिंग, ऐसा नहीं है। जॉब कॉस्टिंग में हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग कुछ भी लगा सकते हैं। बैच कॉस्टिंग इज अ वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग, ये बहुत क्लोज लगता है हाँ शायद यही है, बट ऐसा नहीं है। बैच कॉस्टिंग इज अ डिफरेंट, इट्स यू कैन से इट्स अ डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग देन जॉब कॉस्टिंग। और जॉब कॉस्ट शीट मे बी यूज फॉर एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑफ जॉब्स, ये ट्रू है इसका। तो करेक्ट आंसर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट इज अ करेक्टिव फंक्शन, यस। इट्स नॉट अ करेक्टिव फंक्शन, इट इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? इट इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन। इट challenges the standard set, no, it fixes the standard and then matches actual with the standard. It ends when targets are achieved, yes, this is right. It is related to future, no, it's related with current, present. तो इसका आंसर है सी। Which of the following budget recognizes the difference between fixed, semi-fixed and variable? आंसर इज flexible budget, ऑब्वियस आंसर है, तो ऑप्शन भी पढ़ने का दरकार नहीं है। अंडर एनआरबी मेथड ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट, द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं, तो डिडक्ट वाला ऑप्शन सही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है एनआरबी का तो आपको आंसर भी याद होना चाहिए, राइट। इस बार क्या हुआ, एक स्टूडेंट ऐसा मिला मैं जो बोला सर सारा एमसीक्यू है ना कॉपी में कर दिया, ओएमआर पोर्शन आता है जो इंस्टीट्यूट का उसमें मार्क नहीं किया। हो गया बंटाधार।
तो ऐसा भूल नहीं करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ बजट, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो मोर मोटिवेटेड मैनेजर्स बोल रहे नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग बजट, बजट यूज करने से क्या बेनिफिट नहीं होगा, तो मोर मोटिवेटेड मैनेजर्स, बट वो तो हो जाएंगे। इम्प्रूव्ड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, इम्प्रूव्ड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी फॉल्स है, मतलब ये तो बेनिफिट है, बोल रहे नॉट अ बेनिफिट बताना है। एनहांस कोऑर्डिनेशन है तो हो गई। मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नो, बजट इज इंटरनल इन नेचर, तो एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, तो दिस इज नॉट के हिसाब से डी नंबर आंसर। 6 नंबर देखो, ए एंड कंपनी कैलकुलेट्स प्राइस ऑफ जॉब्स बाय एडिंग ओवरहेड्स टू द प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट लेते हैं उस पर ओवरहेड्स ऐड करते हैं एंड एडिंग 30% टू टोटल कॉस्ट, तो प्रॉफिट ऐड करते हैं 30% ऑफ टोटल कॉस्ट। जॉब नंबर M was sold for 6760 and incurred overheads of 2776, तो आपसे पूछ रहा है प्राइम कॉस्ट बताओ, तो बैक कैलकुलेशन करना है तो आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, जैसे कि प्राइम कॉस्ट प्लस 2776 का 130% इज इक्वल टू 6760, तो उसको सॉल्व करके प्राइम कॉस्ट आ रहा है 2424। अब इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरहेड लेजर, तो ये भी क्या होता है ना, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो ये सब एमसीक्यू कर नहीं पाओगे। तो व्हाट इज नॉट द प्राइमरी, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरहेड कंट्रोल, ओवरहेड लेजर, ओवरहेड लेजर क्यों बनाते हैं, ओवरहेड लेजर नॉन इंटीग्रेटेड में हम लोग सब इसको नाम देते हैं ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, इसका नाम क्या रहता है ओवरहेड कंट्रोल। तो वर्ड कंट्रोल किस लिए बोलते हैं, कंट्रोलिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर आपको याद होगा क्लास के कॉन्सेप्ट में एकदम अच्छे से समझाया था कि वाई एवरी ओवरहेड अकाउंट्स और एवरी अकाउंट इज कॉल्ड एज कंट्रोल अकाउंट, बिकॉज हम लोग इसके माध्यम से कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, नवी एंड कंपनी पेज 8 per unit royalty to the designer of a product which it manufactures and sells. The royalty charge would be classified in the company's accounts as, so royalty charge is a direct expense. Next, Blue Star Transport Company operates 2 trucks. During a period, the 2 truck traveled a total of 25,000 kilometer. Carrying goods, without carrying goods वाला 10 किलोमीटर में यूज नहीं होता। Average load was 3 tons per journey. In total, they made 20 journeys. Total cost was 225. In this case, what is the average cost per 10 kilometer? पूरा समझी उठा के दे दिए। टोटल कॉस्ट है 225 और टोटल 10 किलोमीटर कितना होगा 25,000 इंटू 20 इंटू 2, ठीक है, करेक्ट, एम आई करेक्ट। टोटल कॉस्ट अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट तो दिया वही है 225, उसमें कुछ करना नहीं है। और 10 किलोमीटर निकालने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जितना नंबर दिखता है सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25,000 इंटू 20 इंटू 2 और इंटू 3, एवरेज लोड को इंटू 3 कर सकते हो। बट इसमें ना एक ट्विस्ट दे दिया जो हम लोग को ध्यान नहीं पड़ता है, क्या लिखा है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड द 2 ट्रक्स ट्रैवल्ड टोटल ऑफ 25,000 किलोमीटर कैरिंग गुड्स, मतलब ये दोनों का मिला के, तो 25,000 इंटू 2 करेगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 25,000 दोनों का मिला के 3 टन्स कैरी हो रहा है, ठीक है। और अगेन ये टोटल डे में 20 जर्नीज है, तो अगेन यहाँ पे बोल रहे टोटल ऑफ 25,000 किलोमीटर्स ही दिया हुआ है, तो फिर से आप देखो यहाँ पर 20 जर्नीज का भी कोई यूज नहीं है, तो ये भी मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन। आपको याद है ना, ऐसा इंफॉर्मेशन जो बिना काम के दिया हुआ होता है उसको अपने क्या बुलाते थे क्लास में, चुड़ैल। तो चुड़ैल से बचो, एक बार आजा 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 आजा, ये बुलाएगी आपको, ये बोलेगी इसको यूज कर ले, इसको भी यूज कर ले और मेरा हो जा, बट आप एक बार जो उसके हो गए और वो डूब लेगी, है ना, आपको लेके डूब जाएगी, अब ये सम्स डूब जाएगा। पॉइंट ये है कि 25,000 किलोमीटर टोटल दिया हुआ है पूरा पीरियड का, तो फिर आपको 25,000 में इंटू 20 इंटू 2 इंटू 3 कुछ नहीं करना है, सॉरी इंटू 3 तो करना पड़ेगा, 25,000 इंटू 2 और इंटू 20 नहीं करना है, ये 2 चुड़ैल है। 10 किलोमीटर निकालने के लिए बस हम 25,000 इंटू 3 करेंगे
और कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालने के लिए 225/75,000 कर देंगे, हो गया। Which section of Companies Act deals with adoption and adherence to cost accounting standards? Good question. Section 148. All right. तो ये सब क्या अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है। आप सिर्फ ये सोचोगे कि मैं सम्स के बेस पे चल जाऊं तो नहीं होगा, तो MCQ नीड्स प्रॉपर रिविजन। नेक्स्ट, जॉली लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ स्टूडेंट लेवल फाउंटेन पेन एंड सेल ईच पेन एट ₹40 पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 40। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच फाउंटेन पेन इज 22। फिक्स कॉस्ट फॉर अ मंथ इज 16,000। The company wishes to earn target profit of 20,000 for the month. In the above situation, sales volume in units is, so fixed cost plus profit divided by contribution per unit. So contribution per unit is 18. So 16,000 plus 20,000 divided by 18 करेंगे तो आंसर आ रहा है 2,000 units. Easy है। तो ये सब क्वेश्चन तो रिपीट होने का कोई जरूरत भी नहीं है, तो इतना बेसिक क्वेश्चन है। Which of the following would not be used to estimate standard direct material price? तो कौन सा यूज नहीं होगा? तो परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी अग्रीड, तो उससे तो स्टैंडर्ड प्राइस आएगा। फोरकास्ट मूवमेंट ऑफ प्राइस इन द मार्केट, उससे भी आएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ बल्क परचेज डिस्काउंट, उससे भी आएगा। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इन ऑपरेशन, तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इन ऑपरेशन जो होता है उससे बेसिकली मटेरियल क्वांटिटी डिटरमाइन होता है, प्राइस नहीं, राइट? तो इसलिए ये आंसर सही है। फिर क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग अगस्त देयर वर 21 वर्किंग डेज ऑफ 8 आवर्स पर डे इन अ फर्म। द वर्कफोर्स कंसिस्ट ऑफ 20 वर्कर्स एंड ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन 480 आवर्स वाज रिकॉर्डेड एज आइडल टाइम ड्यूरिंग द मंथ। वाओ। ड्यूरिंग अगस्त वर्कफोर्स प्रोड्यूस 10,800 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है? एक्चुअल में बोल रहा है 10,000 यूनिट, 10,800 यूनिट्स है, ठीक है, ये एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है। फिर बोल रहा है एक्सपेक्टेड टाइम पर यूनिट विच इज वी कॉल ए स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 0.25 आवर्स। फिर क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो ऑफ द फर्म फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024 इज, तो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? AO बाई BO होता है एक तरह से, अगर आप ठीक से सोचें तो ये होता है AO बाई BO। सो AO तो हम लोग को मालूम है 10,800, अब BO निकालना है। तो BO निकालने के लिए हम क्या करें? बजट आउटपुट निकालने के लिए मेरे को पर यूनिट का टाइम मालूम है, तो टोटल टाइम कितना है, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स कितना है, वो देखते हैं पहले। तो एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स अगर आप देखोगे तो 21 डेज है, 8 आवर्स का डे है और 20 वर्कर्स है, तो 21 इंटू 8 इंटू 20 किया तो एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स कितना आ रहा है? 21 इंटू 8 इंटू 20, तो ये आ रहा है 3360। अब ये 480 आवर्स वेयर रिकॉर्डेड एज आइडल टाइम ड्यूरिंग द मंथ, तो ये एक्चुअल आइडल टाइम है, ये एस्टिमेट में नहीं था। तो एक्चुअल आइडल टाइम से एक्चुअल आवर्स इम्पैक्ट होता है, बट एक्चुअल आवर्स का अपने को कोई लेना देना नहीं, अपने को तो एक्चुअल आउटपुट मालूम है। तो अगेन मिल गई ना आपको चुड़ैल, ये है चुड़ैल, इससे बचो, ये बिना मतलब का कंफ्यूज करने के लिए आ गई है हम लोगों को। तो एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स है 3360, उससे एस्टिमेटेड आउटपुट आ जाएगा। एस्टिमेटेड आउटपुट यहाँ ऊपर में ब्लैक से मैंने निकाल के रखा हुआ ही है, जो है 3360 बाई 0.25, तो ये आ गया 13,440, और दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 80.36। फिर क्या दिया हुआ है? द ऑपरेशंस टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर रिक्वायर्स 9 आवर्स। एक यूनिट के लिए कितना टाइम लगता है? 9 घंटा। बजट आइडल टाइम ऑफ 10% ऑफ टोटल आवर्स पेड फॉर इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल द प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो। ऑपरेशन टू प्रोड्यूस अ यूनिट 1 यूनिट ऑफ आर इज इक्वल टू 9 आवर्स। ऐसे जब तक लिखोगे नहीं ना तो कई बार रजिस्टर नहीं होता माइंड में। फिर बजटेड आइडल टाइम ऑफ 10% ऑफ टोटल आवर्स पेड फॉर इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल द प्रोडक्ट। तो बोल रहा है कि आप 10% आइडल टाइम भी मान लो और वो 10% ऑफ टोटल आवर्स पेड फॉर होगा, तो इतना टाइम तो काम करने के लिए लगता है। ऑपरेशंस टू प्रोड्यूस मीन्स इतना तो काम कर रहे हैं, बट बोल रहा है जितना आवर आप पे करोगे तो उसका जो टोटल होगा, टोटल आवर्स, वो मान लो अगर x है तो आइडल आवर्स आपका नियम के हिसाब से स्टैंडर्ड में ऐड होता है जो है 10% ऑफ x।
ठीक है 0.1x। तो एज पर दिस यू कैन अंडरस्टैंड, अगर ये 100 है तो ये 10 है तो ये 90 हुआ, तो मतलब 9 आवर इज इक्वल टू 90% हो गया ना एक तरह से। तो फिर बोल रहा है वेज रेट पर आवर 16 है, तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर 1 यूनिट क्या होगा, तो 16 इंटू स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट चाहिए, तो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट क्या आएगा, दैट विल बी 9/90% करने से आ रहा है 10 आवर्स, फिर इंटू आप रेट कर दोगे 16 तो आंसर आएगा 160। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था, ये अगेन एमसीक्यू में डिस्कस था, बट ये लेबर कॉस्टिंग में कराया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज इक्वल टू बेसिक टाइम प्लस अलाउंसेस या आइडल टाइम जो भी होता है वो। अब वो प्लस अलाउंसेस आप 9 में प्लस 10% कर दीजिए, 9 प्लस 10% होता है 9.9 इंटू 16 करिए, तो 158.4 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, कितना क्लोज है देखो, तो उससे आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है 10% ऑफ टोटल आवर्स पेड फॉर, तो 10% ऑफ ये टोटल का लेना है, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू 90%, अगर आप इस 9 का 10% कर दोगे तो वो भी रॉन्ग माना जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, इन एन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम द अकाउंटिंग एंट्री फॉर इनडायरेक्ट वेजेस इनकर्ड वुड बी। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंटिंग एंट्री फॉर इनडायरेक्ट वेजेस इनकर्ड वुड बी, क्या बोलोगे, तो इनडायरेक्ट वेजेस इनकर्ड इज प्रोडक्शन, वेजेस का एंट्री तो वेजेस कंट्रोल से ही होता है, तो वेजेस कंट्रोल टू इंटीग्रेटेड है तो कैश, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, वेजेस कंट्रोल टू कैश हिसाब से क्या होना चाहिए, वेजेस कंट्रोल टू कैश। अब नॉर्मली ये इनकर्ड का होता है और फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं इनडायरेक्ट वेजेस को, ओवरहेड कंट्रोल टू वेज कंट्रोल। अब देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वेज कंट्रोल टू वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये तो होगा नहीं, ओवरहेड टू वेजेस, यस ये हो सकता है अगर ये ट्रांसफ़र एंट्री की बात हो रही है तो, फिर WIP टू वेजेस ये भी नहीं होगा, वेजेस टू ओवरहेड भी नहीं होगा, तो जो एंट्री मैच हो रहा है वो बी वाला ही मैच हो रहा है एज एलोकेशन एंट्री के हिसाब से। इनकर्ड एंट्री लिखा है बट ऑप्शन दिया हुआ है एलोकेशन एंट्री का, तो इनकर्ड का एंट्री होता ये है बट वो तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो एलोकेशन का एंट्री मारा हुआ है, तो एलोकेशन के हिसाब से ऑप्शन बन गया, राइट। तो आप देख रहे मैजिक MCQ बैंक का, हम लोगों ने कोशिश पूरा किया, कभी कभी बस मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ वर्कलोड ट्राइंग टू हेल्प सो मेनी स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, बट जो लाता हूँ ना वो ठोस लाता हूँ, चाहे वो MCQ बैंक हो, चाहे आपका मैराथन रिवीजन हो, चाहे वो क्लासेस हो, कि जो आए परफेक्ट आए, ये मेरा चाहत रहता है। आप देखते हैं मेरे को, मैं लिख के भी मिटाते रहता हूँ, फिर लिखता हूँ मिटाता हूँ, मतलब आइडिया ये कि जो हो अच्छा हो, और स्टूडेंट्स अब आपके ऊपर होता है कि आप बेनिफिट कितना इन सारे सर्विसेज का ले पा रहे हैं, राइट। तो MCQ समझ में आया, एक बार फिर से गो थ्रू करके रिफ्लेक्ट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे का जो डिस्कशन है वो एक्चुअली कराएंगे एक रैंक होल्डर AIR, यस हमारे राहिल भैया। तो राहिल भैया हैज़ कोलैबोरेटेड विथ SJC, हैज़ जॉइंड SJC टू हेल्प यू in this kind of supportive things, as well as to help you sometime later in the mainstream also. So I really want that you should also support him and take help from him as much as possible, ठीक है। तो guys, तो अब आगे का जो पार्ट है मैं बुलाऊंगा आपको राहिल भैया को। राहिल भैया ने सारा MCQ बैंक कवर कराया था, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो it was so fluid and he was so confident in MCQ बैंक। So I really wish कि राहिल भैया ही आपको अब आगे का गाइड करें, और जो मैं फिर आपसे मिलता हूँ, ज़रूरत पड़ा तो बीच में भी आऊँगा, ठीक है। ऑल राइट, हालचाल मस्त, दिमाग फ्रेश, तबीयत ठीक, तो ले आइए अपना पेन, कॉपी और कैलकुलेटर। शुरू करते हैं हम आज का लर्निंग ब्लास्ट। सतीश सर ने MCQ का काफी अच्छा एनालिसिस आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल सके और आपको यह पता चल सके कि आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है और क्या लिखना है। तो हमने जब पास पेपर को एनालाइज किया तो हमने ये नोटिस किया कि क्वेश्चन 2A जो होता है
वो जनरली कॉस्ट शीट से आता है या फिर जॉब कॉस्टिंग से आता है, बट ज्यादातर टाइम वो कॉस्ट शीट से ही आता है। 2B जो क्वेश्चन है वो मटेरियल कॉस्टिंग या फिर एम्प्लॉय कॉस्टिंग से आता है और वो ऑल्टरनेटिवली चेंज होते रहता है। मीन्स अगर दिसंबर 24 में लास्ट टाइम मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया था, तो चांसेस है कि इस बार एम्प्लॉय कॉस्टिंग के क्वेश्चन आए होंगे जून 25 में। 3A में ओवरहेड्स के क्वेश्चन आते हैं, 3B में कंट्रोल अकाउंट्स या फिर रिकंसिलिएशन। क्वेश्चन नंबर 4A में जनरली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के क्वेश्चन होते हैं, 4B में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्वेश्चन, 5A में जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, 5B में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में फुल फ्लेजेड 14 मार्क्स का मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है जनरली। फिर 7A में बजट के क्वेश्चन, 7B एक थ्योरी क्वेश्चन होता है जो कि जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो पूरा का पूरा 14 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन होता है। तो आज जब हम पेपर को सॉल्व करेंगे तो साथ ही साथ ये भी एनालाइज करेंगे कि हर साल क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन 2A, जब भी हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो हम एक ग्लांस लेंगे और ग्लांस लेकर ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर को बिलोंग करता है। तो ग्लांस लेने से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ग्लांस से ये समझ में आ रहा है कि कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। बट कंफर्म होने के लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड को देखेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट, दैट मीन्स कंफर्म हो गया कि कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। तो बस अब अटेम्प्ट कैसे करें। अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो या तो आप पहले क्वेश्चन को रफली सॉल्व करिए फिर फेयर करिए, दूसरा डायरेक्टली सॉल्व करिए। तो एसजेसी में हम क्या करते हैं, पहले हम रफली सॉल्व करते हैं फिर फेयर करते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जब आप रफली सॉल्व करके फ्रेश एक बार वापस उसको फेयर करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और बेटर प्रेजेंटेशन होता है ना, क्योंकि रफ में ही आपको पता चल जाता है कैसे क्या करना है, तो एग्जामिनर के माइंड में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपका। तो हम यही करते हैं एसजेसी में। तो मैं अभी भी वही करूंगा, पहले रफली सॉल्व करेंगे फिर हम फेयर करेंगे। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रिकॉल करिए, क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मिला, फिर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट मिला, प्राइम कॉस्ट में फिर हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो फिर हमें मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऐड करेंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री लेस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम सेलिंग से रिलेटेड खर्चे ऐड करते हैं तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है सेल्स। ये हमारा फ्लो होता है, बस इसी पे बैठा देना है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000 गिवन, प्लस परचेजेस 34 lakhs लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,30,000। तो यहां से आ जाएगा रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 34 lakh 80,000 माइनस 1,30,000 33 lakh 50,000। फिर इसमें ऐड कर दीजिए अपना डायरेक्ट लेबर 16 लाख, ये हो जाएगा 49 lakh 50,000। ये हमारा बन गया प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में हम वापस ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बताया गया है कि वो 60% है डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर 16 lakhs है, 16 lakhs का 60% 9,60,000। तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट विल बी 49 lakh 50,000 प्लस 9 lakh 60,000, 59 lakh 10,000। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 1,20,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 1,80,000। $58 lakh 50,000। तो ये हमें मिल गया हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यही हमारा जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 3,60,000 और क्लोजिंग में है 2,20,000. तो माइनस कर देंगे. 58,50,000 प्लस 3,60,000 माइनस 2,20,000, 59,90,000. तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम क्या ऐड करते हैं? सारे सेलिंग से रिलेटेड खर्चे. सेलिंग से रिलेटेड खर्चे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 6% ऑफ सेल्स. तो 90 लाख का 6%, दैट इज 5,40,000. और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 12% है सेल्स का, दैट मीन्स 12% ऑफ 90 लाख, 1,08,000. इन दोनों को ऐड कर दीजिए. मैं डायरेक्टली एक बार में ऐड कर दे रहा हूं. 6,48,000. बस इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो फिर हमें मिल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स ऑलरेडी गिवन है, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट. तो इस क्वेश्चन को मैंने फेयर में ऑलरेडी आप लोगों के लिए कर दिया है. इसको एक बार बस क्विक गो थ्रू कर लेते हैं. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेज ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस किया, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, डायरेक्ट लेबर ऐड किया, प्राइम कॉस्ट मिल गया. प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया जो कि था 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर. तो हमें यहां से मिल गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या करेंगे? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड लेस. तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट. नेट फैक्ट्री कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं गिवन है क्वेश्चन में. तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस. तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. फिर सारे सेलिंग से रिलेटेड खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेल से रिलेटेड था, इसीलिए ये यहां पर आया. प्रोडक्शन से रिलेटेड होता तो ऊपर ही आ जाता. कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स और जो सेल्स का डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट. हो गया कंप्लीट. एकदम सिंपल क्वेश्चन. 2B का ग्लांस लेते हैं कि मटेरियल का क्वेश्चन है या एम्प्लॉय कॉस्टिंग का क्वेश्चन है. तो रोहन हाल से ये सब दिख रहे हैं क्वेश्चन में. तो मटेरियल में तो भैया रोहन हाल से है नहीं, एम्प्लॉय कॉस्टिंग में. तो क्वेश्चन किसका है? एम्प्लॉय कॉस्टिंग का. तो मींस वो पैटर्न फॉलो हो रहा है. लास्ट टाइम मटेरियल आया था, इस बार लेबर आया, तो चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम मटेरियल आए. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय द 2 वर्कमैन. तो करते हैं. Babbu Small Industries employs 2 workmen, Vikash and Shiv. Both works to produce the same product. दोनों काम करते हैं और एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं. With the help of same raw material. दोनों एक ही मटेरियल का यूज कर रहे हैं. That means मटेरियल कॉस्ट दोनों के लिए क्या होने वाली है? सेम होने वाली है. तो हम मान लेते हैं मटेरियल कॉस्ट हमारा x है. विकास के लिए भी x, शिव के लिए भी x. विकास एंड ऑल्सो विद द सेम नॉर्मल वेज रेट. और दोनों को जो हम पर आर के पेमेंट कर रहे हैं वो भी सेम रेट से कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं विकास को y रुपीज दे रहा हूं पर आर के, तो शिव को भी क्या दे रहा हूं? y रुपीज ही दे रहा हूं. तो वेज रेट है y पर आर. टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 50 आवर्स. टाइम अलाउड है 50 आवर्स. अब टाइम टेकन दोनों का अलग अलग होगा. शिव विकास टेक्स 30 आवर्स, शिव टेक्स 40 आवर्स. और विकास को जो हम बोनस पे कर रहे हैं वो कैसे पे कर रहे हैं? रोहन सिस्टम के अकॉर्डिंग. तो रोहन सिस्टम का बोनस का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट पर आवर. तो विकास का बोनस टाइम टेकन 30 आवर्स, टाइम अलाउड कितना है? 50 आवर्स. तो कितना टाइम उसने बचा लिया? 20 आवर्स बचा लिया. 50 घंटे के काम को 30 घंटे में कर दिया. तो 20 इंटू वेज रेट y है. तो 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 50, 12y. और शिव का बोनस, शिव को हम दे रहे हैं हाल से के हिसाब से. तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट, 50%
विकास शिव ने 40 आवर्स लिए हैं, 50 आवर्स में 40 आवर्स लिए, मतलब 10 आवर्स उसने सेव किया, और वेज रेट उसके लिए भी वाई है, तो 50% ऑफ 10 इंटू वाई दैट इज 5y। तो विकास का भी बोनस पता चल गया, शिव का भी बोनस पता चल गया। तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे हम निकालते हैं? मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जो भी है, इन सबको ऐड करते हो तो हमें मिल जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज 10 पर मैन आवर एक्चुअली वर्कड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? 10 रुपीज जितना आपने काम किया। तो विकास ने 30 घंटे काम किया तो उसके लिए फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? 30 इंटू 10 300, और शिव ने 40 आवर्स काम किया तो उसके लिए 40 इंटू 10 400। द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर विकास, विकास के लिए 14,560 है, मतलब मटेरियल प्लस लेबर प्लस जो बोनस दिया प्लस फैक्ट्री ओवरहेड सबको ऐड करने पे मिल रहा है 14,560 विकास के लिए, और शिव के लिए भी वही अमाउंट है 15,200। तो अगर हम इसे एक फॉर्मेट में पुट करें, ये आपका वर्किंग नोट, डायरेक्ट मटेरियल दोनों के लिए x, डायरेक्ट लेबर y है पर आवर का, तो विकास ने 30 आवर्स काम किया तो 30y और बोनस 12y, फैक्ट्री ओवरहेड 300, 30 इंटू 10, तो ये आ गया 14,560। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये 300 का जो फिगर इधर जाके माइनस होगा तो हमें मिल गया एक इक्वेशन, x प्लस 42y इज इक्वल टू 14,260। वैसा ही सेम हमने किया विकास के लिए तो हमें मिल गया ये। अब यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जब हम एकदम छोटे बच्चे थे तब हमने पढ़ा था, उसे लगा देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पर, माइनस माइनस माइनस, तो 42 माइनस 45 माइनस 3y, 14,260 माइनस 14,800, 14,800 बड़ा फिगर है तो आंसर नेगेटिव आएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ये प्लस, तो y की वैल्यू आ गई 180। दैट मीन्स जो हमारा वेज रेट है वो है 180 पर आवर। अब इस 180 को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में, आपको x की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 42 इंटू 180 इज इक्वल टू 14,260, तो x प्लस 42 इंटू 180 दैट इज 7560, $6,700। बस मटेरियल पता चल गया, वेज रेट पता चल गई, हो गया। अब इसे पुट कर देना है, मटेरियल 6,700, बेसिक वेज रेट 180 इंटू 30 इसके लिए और इसके लिए 180 इंटू 40। यहाँ पर 12y था तो 12 इंटू 180, यहाँ पे 5y था बोनस तो 5 इंटू 180। फैक्ट्री ओवरहेड गिवन था, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम खत्म। अब 3A पे चलते हैं। 3A किसका क्वेश्चन होना चाहिए? पैटर्न के अकॉर्डिंग ओवरहेड्स का क्वेश्चन होना चाहिए। हम देख लेते हैं। ग्लांस लेने से भी पता चल रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में ही था, तो ओवरहेड्स का ही क्वेश्चन लग रहा है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन समरी शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड टोटल ओवरहेड्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब वही करना है, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट मटेरियल गिवन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 19,000 देना है, वाई को 24,000, जेड को 4,000, सर्विस डिपार्टमेंट में 30,000, 8,000। ये एकदम डायरेक्ट जैसे है वैसे दे देंगे हम। तो मैंने डायरेक्ट दे दिया है 19,000, 24,000, 4,000, 30,000, 8,000, जो जैसे गिवन है वैसे डायरेक्ट एलोकेशन। सेकेंड, इनडायरेक्ट वेजेस, ये भी एकदम सेम इनडायरेक्ट मटेरियल के जैसे ही हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एलोकेट कर देंगे जो भी अमाउंट है, 18x को, 22y को, z को इतना जो भी गिवन है। अब अदर एक्सपेंसेस में हम क्या करेंगे, इन डेटा के हेल्प से अपोर्शनमेंट करेंगे। जैसे पावर एंड लाइट, तो ये पावर एंड लाइट किस बेसिस पे अपोर्शन होना चाहिए? एरिया पे नहीं, कैपिटल वैल्यू पे नहीं, किलोवाट आवर्स पे। ये इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है, तो जब पावर हम जनरेट करें तो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स पे एलोकेट कर देते हैं। अब एलोकेशन हम कैसे करेंगे? रूल ये कहता है कि आप पहले सबको ऐड करिए, मींस रेशियो में डिवाइड कर देना है आपको। तो x को कितना मिलेगा, 2000 अपॉन, टोटल करिए,
2000 plus 2200 plus 800 plus 750 plus 250, that is 6000 into जो भी अमाउंट है 1,20,000। तो हम बार बार ऐसा कैलकुलेशन करें, इससे अच्छा क्या है ना कि हम इन दोनों को डिवाइड करके एक यूनिट निकाल लेते हैं। कर तो ऑटोमेटिकली वही रहे ना, 2000 को 12,000 के साथ 1,20,000 के साथ मल्टीप्लाई और फिर 6,000 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तब जाके वैल्यू आ रही है। तो इससे अच्छा कि 1,20,000 को 6,000 से डिवाइड करके एक वैल्यू निकाल लीजिए और सिंपली जो जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा। एकदम ईजी स्टेप है ये। तो 1,20,000 अपॉन 6,000 दैट इज 20, इसकी वैल्यू आ गई 20। अब इस 20 से 2,000 को मल्टीप्लाई करिए, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, बस एलोकेशन हो जाएगा ऐसे पावर का। तो 20,000 इंटू 2,000 40,000, फिर 2,200 इंटू 20 44,000, फिर 800 इंटू 20 16,000, 750 इंटू 20 15,000 और लास्ट में 250 इंटू 20 5,000। तो ऐसे ये एलोकेट हो गया। फिर है रेंट एंड रेट्स। तो रेंट एंड रेट्स को कैसे एलोकेट करेंगे? रेंट हम एरिया के हिसाब से देंगे, जिस डिपार्टमेंट ने ज़्यादा एरिया ले रखी है उसको ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। तो वही एकदम सिंपल लॉजिक, सबको पहले ऐड करके डिवाइड करते हैं। 4,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, ये हो गया 14,000। तो 14,000 से डिवाइड कर लीजिए रेंट एंड रेट्स की जो वैल्यू है 56,000 अपॉन 4,000, ये वैल्यू आ गई 4। अब सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 4,000 4 इंटू 4,000 4 इंटू 3,000 4 इंटू 2,000 4 इंटू 1,000 और पुट कर दीजिए। देखिए 4 इंटू 4,000 16,000, फिर 4 इंटू 4,000 16,000, 4 इंटू 3,000 12,000, 4 इंटू 2,000 8,000, 4 इंटू 1 4,000। एकदम सिंपल एलोकेशन है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स। तो इंश्योरेंस जब हम कराएंगे तो एसेट्स की कैपिटल वैल्यू के हिसाब से कराएंगे। तो कैपिटल वैल्यू देखिए गिवन है, बट ये कैपिटल वैल्यू की जो फिगर है ना ये बहुत बड़ी फिगर है, जैसे 20 लाख 24 लाख ऐसा है, तो हम इसे 20 24 ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। ऐड करिए 20 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 8 80। अब इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स की जो वैल्यू है 20,000, इसको 80 से डिवाइड करिए, 20,000 अपॉन 80, 250। तो अब हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, बट मल्टीप्लाई जब करेंगे तो फिर से 20 लाख से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 20 लाख को 20 एज्यूम किया था तो 20 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 250 इंटू 20, फिर 250 इंटू 40, 250 इंटू 16, 250 इंटू 12, बस ऐसे ही करना है। देखिए 250 इंटू 20 5,000, फिर 250 इंटू जो भी वैल्यू थी, शायद 24 थी, तो 250 इंटू 24 6,000। तो ऐसे हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, मील चार्जेस। तो ये जो मील चार्जेस है ये कैसे एलोकेट करेंगे? एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है उसे मील चार्जेस ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे इसे हम एलोकेट कर देंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का टोटल मार लीजिए, 180 प्लस 240 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 40 600। अब मील चार्जेस है 60,000, 60,000 को 600 से डिवाइड किया तो 60,000 अपॉन 600, ये है 100। अब एक वैल्यू आ गई 100, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 इंटू 180, 100 इंटू 240, 100 इंटू 60, 100 इंटू 80, 100 इंटू 40, बस खत्म। देखिए 100 इंटू 80 18,000, 100 इंटू 240 24,000, 100 इंटू 60 6,000, 100 इंटू 80 8,000, 100 इंटू 4 444,000, खत्म। अब लास्ट में है डेप्रीसिएशन एट द रेट 6% पर एनम ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है, 6% पर एनम गिवन है, बट हम जो एलोकेशन मीन्स ओवरहेड कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर।
तो जब हम सिर्फ अक्टूबर महीने के लिए एलोकेशन मीन्स कैलकुलेट कर रहे हैं ओवरहेड्स, तो हम डेप्रिसिएशन भी सिर्फ एक महीने का लेंगे। तो ये जो 6% है ये पूरे साल भर का है, तो हम क्या पूरे साल भर का लेंगे? नहीं, वी विल टेक इट फॉर ओनली 1 मंथ। तो 6% डिवाइडेड बाई 12, 0.5%। तो डेप्रिसिएशन हम कैसे चार्ज करेंगे? 0.5% कैपिटल वैल्यू पे। 0.5% कैसे आया? क्योंकि हमने पर मंथ का निकाल लिया, क्योंकि हम सिर्फ एक महीने का कैलकुलेशन कर रहे हैं, दैट इज फॉर अक्टूबर। तो पहले की डेप्रिसिएशन 20 लाख इंटू 0.5 10,000, फिर 24 लाख इंटू 0.5%, यहाँ एक बार लिख देता हूँ, 24 लाख इंटू 0.5%, 20 लाख इंटू 0.5%, फिर ये 16 लाख इंटू 0.5%, 12 लाख इंटू 0.5%, और ये 8 लाख इंटू 0.5%। बस। तो इससे क्या मिल जाएगी हमें? डेप्रिसिएशन की वैल्यू। और हमने जितने भी खर्चे किए उन सब को हमने अपोर्शन कर दिया है। तो यहाँ से हमें टोटल खर्चा मिल गया ओवरहेड्स का 126, 148, 56, 90, 40 सब मिल गया। अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, इनके खर्चे को हम क्या करते हैं? सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को हम प्रोडक्शन में डाल देते हैं, दैट इज सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट किया, और सेकेंडरी एडजस्टमेंट के लिए आपको रेशियो गिवन है। एक्स ने 50% सर्विस ली है, वाई ने 30% ली है, और जेड ने 20% ली है। दैट मीन्स 5:3:2 का रेशियो है। तो फिर से वही लॉजिक, 90,000 है, 5:3:2 में बांटना है, तो 5 + 3 + 2 पहले कर लीजिए। 5 + 3 + 2 10, 90,000 को 10 से डिवाइड कीजिए, 9,000। अब 9,000 इंटू 5, 9,000 इंटू 3, 9,000 इंटू 2। सिमिलरली वैसे ही 40,000 को भी करेंगे। 40,000 को पहले 4:4:2 में डिवाइड करना है, तो 4 + 4 + 2 दैट इज 10। 40,000 को 10 से डिवाइड किया, 4,000, 4,000 इंटू 4 16,000, 4,000 इंटू 4 16,000, 4,000 इंटू 2 8,000। बस। अब इन सब का टोटल किया तो ये वैल्यू हमें आ गई। तो यही हमारी टोटल ये है ओवरहेड की कैलकुलेशन, जिसमें हमने सारे कॉस्ट को एपोर्शन कर दिया, पहले सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों को, और फिर सारे सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को सेकेंड प्राइम ये प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट को भी दे दिया। बस खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 3B रिकंसिलिएशन या फिर कंट्रोल अकाउंट से होता है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का समरी दिख रहा है, मींस फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस का समरी है। प्रिपेयर कर देखते हैं क्या रिक्वायर्ड क्या है। कॉस्टिंग पीएल प्रिपेयर करना है और स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट। मतलब ये क्वेश्चन रिकंसिलिएशन का है। तो सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करेंगे? कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके कॉस्टिंग पीएल के अकॉर्डिंग क्या प्रॉफिट आ रहा है वो पता कर लेते हैं। तो देखिए मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है आपको सीधा 5,48,000। इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर 3,02,000। यहां पर एक ऐड कर लेते हैं पेज। 5,48,000 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है हमारा 3,02,000। ऐड किया, क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। तो 548 प्लस 3,02,000 8,50,000, यह आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, हाँ गिवन है कि कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में क्या हो रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 20% है प्राइम कॉस्ट का। तो हमारा प्राइम कॉस्ट है 8,50,000। ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। 8,50,000 का 20% 1,70,000। तो 850 प्लस 170 10,20,000। देखिए यहाँ पे ये फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्टिंग पीएल के अकॉर्डिंग है 1,70,000 का, और फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग है 1,66,000 का। तो डिफरेंस आया। इसी डिफरेंस के वजह से कॉस्टिंग पीएल और फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस आता है, जिससे हम आगे चल के रिकंसाइल करते हैं।
फैक्ट्री ओवरहेड्स पता चल गया तो हमें यहां से मिल गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस तो नहीं है बट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। 12,800, 7,200, 4,000। कुछ इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड? हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। मतलब वर्क इन प्रोग्रेस को हमें सिर्फ प्राइम कॉस्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू करना है। प्राइम कॉस्ट में क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आता है। तो हम भी जब प्राइम कॉस्ट को वैल्यू करेंगे यहां पे तो सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ही लेंगे। मींस ये अमाउंट लेंगे, ये अमाउंट लेंगे, इस फैक्ट्री ओवरहेड्स को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है प्राइम कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। तो 12,800 प्लस 7,200, 20,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस तो है नहीं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस 20,000, तो 10 लाख। ये हमारा आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे? सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वाले खर्चे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैव बीन रिकवर्ड एट ₹3 पर फिनिश्ड यूनिट। 3 रुपीज के हिसाब से, फिनिश्ड यूनिट के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। तो कितने यूनिट्स हमने फिनिश किए हैं? देखिए 24,000 का सेल किया हमने और 800 यूनिट्स अभी भी हमारे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं। दैट मीन्स हमने प्रोड्यूस कितना किया होगा? 24,800, क्योंकि 24,000 यूनिट्स तो हमने सेल कर दिए और 800 वी हैव इन स्टॉक। दैट मीन्स टोटल वी हैव प्रोड्यूस्ड 24,800 यूनिट्स। तो 24,800 इंटू 3 तो 74,400, 10,74,400। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को प्लस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को लेस, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है क्वेश्चन में गिवन? नहीं, गिवन नहीं है, बट क्लोजिंग फिनिश स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल सकते हैं। 10,74,400 हमारे पैसे लगे हैं कितने यूनिट्स के? 24,800 यूनिट्स के। स्टॉक में हमारे पास 800 यूनिट्स बचे हुए हैं, तो बस प्रोपोर्शनेट कर दीजिए। 10,74,400 24,800 यूनिट्स के, तो एक यूनिट का आ रहा है 43.32। 800 यूनिट्स के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे 800 से, 34658 माइनस, तो 10,74,400 माइनस 34658, तो 10,39,742। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वाले खर्चे ऐड करेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग के बारे में कुछ खर्चे हैं, हाँ। हैव बीन रिकवर्ड एट 4 पर यूनिट सोल्ड। जितने यूनिट्स हमने बेचे उसके अकॉर्डिंग 4 रुपये रिकवर किया है। तो कितने यूनिट्स बेचे हैं? 24,000 यूनिट्स और पर यूनिट 4 रुपये रिकवर किए, तो 24,000 इंटू 4 दैट मीन्स 96,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं। 11,35,742 ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स की वैल्यू गिवन है 12 लाख। तो जो डिफरेंस होगा वो किसका डिफरेंस होगा? प्रॉफिट का। 11,35,742 माइनस 12 लाख, 64,258। तो ये जो 64,258 है ये कॉस्टिंग पीएल है और फाइनेंशियल पीएल कितना है? 65,120। डिफरेंस आया, इसी डिफरेंस को हमें क्या करना है? रिकंसाइल करना है। तो इस क्वेश्चन को फेयर करते हैं। देखिए मैं ऑलरेडी फेयर कर चुका हूं आप लोगों के लिए और इस क्वेश्चन को तो मोटा मोटी मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया। तो यहां से आप एक बार टैली कर लेंगे। अब जब हम रिकंसाइल करेंगे तो हमने उठाया कॉस्टिंग पीएल के प्रॉफिट को 64,258। अब चेक करिए कि डिफरेंसेस कहां कहां पर है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है फैक्ट्री ओवरहेड में। हमने कॉस्टिंग पीएल में 1,70,000 के खर्चे को माइनस किया है, मींस ऐड किया है। यहां पे जो हमने खर्चा दिखाया है वो 1,70,000 रुपए का दिखाया है। फाइनेंशियल पीएल में कितना खर्चा दिखाया है? सिर्फ 1,66,000। दैट मीन्स 4,000 कम एक्सपेंडिचर दिखाया। तो जब हम खर्चा कम दिखाएंगे तो क्या होगा? फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ेगा। हमें कॉस्टिंग प्रॉफिट को फाइनेंशियल प्रॉफिट के पास लेके जाना है। फाइनेंशियल प्रॉफिट यहां पर है, कॉस्टिंग प्रॉफिट यहां पर है, दोनों को बराबर करना है।
तो 4000 ऐड करेंगे, क्योंकि 4000 खर्चा कम दिखाया था, 4000 रुपये ऐड कर दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस पे आते हैं। यहां पे हमने वर्क इन प्रोग्रेस को वैल्यू किया है 20,000 पे, यहां पे हमने वैल्यू किया है 24,000 पे। देखिए, तो जब वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ज्यादा है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, तो मींस प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो फिर से वहां पे 4000 का प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि वहां पे हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को 24,000 पे वैल्यू किया है, कॉस्टिंग में हमने 20,000 पे वैल्यू किया है। तो जब वहां पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू 4000 ज्यादा है तो प्रॉफिट 4000 बढ़ा होगा, और यहाँ पे 20,000 दिखाया है, 4000 रुपये कम दिखाया, तो यहाँ 4000 प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो बराबर करने के लिए फिर से इसे 4000 प्लस करेंगे, प्लस किया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, हमने यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चार्ज किया 96,000। फाइनेंशियल पीएल में कितना चार्ज है? सिर्फ और सिर्फ 90,000। हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स में 90,000 का खर्चा दिखाया है और कॉस्टिंग अकाउंट्स में ज़्यादा खर्चा दिखाया है 96,000 का। तो जब ज़्यादा खर्चा दिखाएंगे तो फिर से प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जो ज़्यादा खर्चा दिखाया है वो ऐड कर देंगे। तो 6,000 का ज़्यादा खर्चा था तो 6,000 ऐड। फिर ये डिविडेंड रिसीव्ड 3600, क्या कॉस्टिंग पीएल में कहीं पर भी इसे लिया? नहीं लिया, ये इनकम है। तो ऐसा इनकम जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आया कॉस्टिंग में नहीं आया, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में इनकम आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रही है, तो कॉस्टिंग अकाउंट्स में भी क्या करना पड़ेगा? रिकंसाइल करने के लिए उसे ऐड करना पड़ेगा। ऐड किया 3600। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे हमने क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया है 34,658 कॉस्टिंग अकाउंट्स में। फाइनेंशियल अकाउंट्स में कितना दिखाया है? सिर्फ 32,000। तो यहां पर जब हमने कॉस्ट अकाउंट्स में ज्यादा दिखाया है 34,658 दिखाया है, वहां पे सिर्फ दिखाया है 32,000, तो क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट बढ़ाता है, तो मतलब कॉस्टिंग अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि वहां पे ज्यादा दिखा दिया, फाइनेंशियल अकाउंट्स में कम दिखाया, तो टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस है 32,000 और 34,658 का डिफरेंस है, 2,658 का डिफरेंस है, माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया। फिर नेक्स्ट ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000, फाइनेंशियल अकाउंट्स में 12,000 का खर्चा दिखाया, कॉस्टिंग पीएल में कहीं पे भी लिया? नहीं लिया। तो मींस एक 12,000 का खर्चा फाइनेंशियल पीएल में आ रहा है बट कॉस्टिंग पीएल में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? फाइनेंशियल पीएल में जब खर्चा है तो कॉस्टिंग पीएल में भी माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे 12,000। लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है 76,480। हमने 76,480 का खर्चा दिखाया है फाइनेंशियल पीएल में, और कॉस्ट अकाउंट्स में सिर्फ 74,400 का खर्चा दिखाया है। कम खर्चा दिखाया है, तो कम खर्चा दिखाने से कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? जितना खर्चा कम दिखाया है उसको खर्चा दिखा देंगे। तो 76,480 का खर्चा, उसमें से 74,400 माइनस, मीन्स 2,080 का खर्चा। तो इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट है वो आ जाएगा। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 4A। 4A जो क्वेश्चन होता है वो जनरली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से आता है या फिर बैच कॉस्टिंग से आता है, बट ज्यादातर केस में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से ही आता है। इस बार लगता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग शायद नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड है बैच साइज, दैट मीन्स बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ये। तो बैच कॉस्टिंग में क्या होता है? प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो जो प्रोडक्शन का खर्चा होता है वो पर यूनिट फिक्स्ड होता है और बैच के अकॉर्डिंग वैरी करता है। सेटअप का जो खर्चा होता है वो बैच के लिए फिक्स्ड होता है, पर यूनिट वैरी करता है। तो मटेरियल कॉस्ट है 10, तो ये तो पर यूनिट फिक्स रहेगा, फिक्स, टोटल में वैरी। एंड ईच कंपोनेंट टेक्स 6 मिनट्स टू प्रोड्यूस। 6 मिनट में कंपोनेंट बनकर तैयार हो जाता है। द मशीन ऑपरेटर इज पेड ₹12 पर आवर। मशीन ऑपरेटर को हम 12 रुपए देते हैं पर घंटे के हिसाब से। तो जब हम 12 रुपीज दे रहे हैं पर आवर के, तो एक यूनिट 6 मिनट में तैयार हो जा रहा है। तो वी आर पेइंग ₹12 कितने देर के लिए? 60 मिनट्स के लिए।
तो 1 मिनट का कितना होगा 12/60 और 6 मिनट के लिए कितना होगा तो 12/60 इंटू 6 दैट इज 1.2। तो पर यूनिट मटेरियल मशीन के ऑपरेटर का भी पता चल गया कि 1.2 रुपीज उसे देना है। मशीन आर रेट इज 72 पर आवर। फिर से सेम 60 मिनट्स के लिए हम दे रहे हैं 72 रुपीज। तो 1 मिनट के लिए हम कितने देंगे 72/60। 6 मिनट्स के लिए 72/60 इंटू 6 10 दैट मीन्स 7.2। पता चल गया पर यूनिट का खर्चा। तो इसे पुट कर दीजिए। देखिए मटेरियल कॉस्ट 10, मशीन के ऑपरेटर का 1.2 और ओवरहेड्स का 7.2। अब बैच का जो साइज है पहले 100 है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1000 120 720 तो ये टोटल आ गया 1840। फिर 150 के लिए तो फिर 150 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट है 200। तो पर यूनिट पता है 200 के लिए कितना लगेगा मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से तो ये आ गया। अब ये जो सेटिंग कॉस्ट है सेटअप करने का खर्चा ये बैच के लिए फिक्स होता है टोटल में चेंज होता है क्योंकि जब हम बैच में ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो पर यूनिट खर्चा कम होता चला जाएगा ना। सपोज करिए कि एक बैच में 100 यूनिट्स हैं और एक बैच को सेट करने के लिए 100 रुपये लगते हैं तो पर यूनिट 1 रुपया आएगा। अब वही बैच को मैं छोटा कर दूं या बड़ा कर दूं 50 है एक बैच में अब सिर्फ 50 यूनिट्स हैं तो खर्चा तो 100 रुपये लग रहा है। अब वो 100 रुपये 50 यूनिट्स के लिए लग रहा है दैट मीन्स पर यूनिट का खर्चा 2 रुपये का हो गया। और वही अगर बढ़ा दूं एक बैच में अब 200 यूनिट्स हैं खर्चा तो 100 रुपये लगना है बट अब ये 100 रुपये कितने यूनिट्स के लिए लग रहा है 200 यूनिट्स के लिए लग रहा है दैट मीन्स पर यूनिट 0.5 ही लगेगा। वही करना है। तो द सेटिंग अप ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट डायमंड टेक्स 3 आवर्स फॉर द ऑपरेटर। सेटअप करने में 3 घंटे लग जाते हैं। तो सेटअप के लिए अगर देखें जो सेटअप है ये एक बार मैं मिटा देता हूं। सेटअप कॉस्ट मशीन ऑपरेटर के लिए सेटअप 12 रुपये हम इसे देते हैं और ये 3 घंटे काम कर रहा है दैट मीन्स 36 रुपीज इसे देंगे मशीन ऑपरेटर को पूरे के पूरे बैच के लिए। तो मशीन ऑपरेटर को 36 मिला पूरे बैच के लिए। अब जैसे जैसे बैच का साइज डिफर करेगा पर यूनिट चेंज हो जाएगा। अगर 100 यूनिट्स हैं तो 36 को 100 से डिवाइड किया, 150 यूनिट्स हैं तो 150 से डिवाइड किया, 200 यूनिट्स है तो फिर 200 से डिवाइड किया। और ओवरहेड्स 72 रुपये लगता है 1 घंटा का मशीन का 3 घंटे काम हो रहा है तो 72 इंटू 3 216। अब अगर 100 यूनिट्स है तो 100 से डिवाइड, 150 यूनिट्स है तो 150 से डिवाइड और 200 यूनिट्स है तो 200 से डिवाइड। बस एकदम सिंपल है। तो यहाँ से आपको टोटल सेटअप कॉस्ट पता चल गया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल गया, दोनों को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट पता चला पर यूनिट और टोटल बैच कॉस्ट भी पता चल गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आईसीएमआई मैट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 4B कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे आते हैं। लिखा है PQR लिमिटेड अंडरटूक का कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2023। देखिए ये बात आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में डेट्स का बहुत महत्व होता है। कभी कभी बीच का डेट्स रहता है जिसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन ये सब की वैल्यू चेंज होती है, तो डेट्स पे आपको खास ध्यान रखना है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 45 लाख, 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। During the first year 23-24, the following amounts were spent against which a sum of 16,87,500 were received by the contractor। और ये 16,87,500 क्या है, 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये वर्क सर्टिफाइड का 90% है तो वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा 16,87,500 डिवाइडेड बाई 90%। $18,75,000। बस। तो जब हम फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो सारे खर्चे लिखेंगे। मटेरियल यूज्ड 7,87,500,
वेजेस 4,50,000, ओवरहेड 1,12,500 और कुछ खर्चे, बाकी तो सब सेकेंड ईयर के खर्चे हैं। अब यहाँ लिखते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 18,75,000। वर्क अनसर्टिफाइड कुछ भी नहीं है, तो मान लेंगे कुछ भी नहीं है, तो इधर आया 18,75,000। और ये खर्चे ऐड करके कितना हो रहा है? 787,500 प्लस 4,50,000 प्लस 1,12,500, 13,50,000 माइनस 18,75,000, 5,25,000 प्रॉफिट का फिगर आ रहा है एक बार। तो क्या ये 5,25,000 पूरा का पूरा पीएल में चला जाता है? नहीं, हम देखते हैं कि हमने कितना काम खत्म किया है। वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले निकालेंगे। वर्क सर्टिफाइड है 18,75,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 45 लाख। 18,75,000 डिवाइडेड बाय 45 लाख, 41.66%। तो जब हमने 41.66% काम कर रखा है, मतलब पीएल में सिर्फ कितना ट्रांसफर करना है? 1/3 ट्रांसफर करना है। तो पीएल में 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 5,25,000 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड कितना है? डायरेक्ट तो आपको गिवन है ना कि 90% है ये, तो 90% पुट कर दीजिए। 5,25,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 90%। डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, पीएल रिजर्व। पीएल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे 1,57,500। $3,67,500। फिर जब ये हो गया ईयर 1 का, फिर ईयर 2 के लिए सिमिलरली ऐसा ही बनाएंगे। तो जब ईयर 2 के लिए बना रहे हैं, तो ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है इसको इधर ले जाएंगे पहले। 2 वर्क इन प्रोग्रेस 18,75,000 बाय पीएल रिजर्व 3,67,500 हो गया। अब इस साल जो जो खर्चे हुए हैं वो डाल दीजिए। कितने खर्चे हुए हैं? 11,25,000 टू मटेरियल, लेबर 9 लाख, टू ओवरहेड 2,25,000 बस। और इस साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है सेकेंड ईयर में। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं? सारे के सारे पैसे उठाकर डाल देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे, बाय कॉन्ट्रैक्टर, बाय कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी से कितने लेना है? 45 लाख। और जो पूरा डिफरेंस है वो चला जाएगा पीएल में। दो 2,25,000 है ना ओवरहेड। 41,25,000 ये आ रहा है। और इधर का टोटल आएगा 48,67,500, 7,42,500। ये पूरा प्रॉफिट, बस खत्म, एकदम सिंपल। अब इसे फेयर कर लीजिए। देखिए पहले सारे खर्चे लिखे, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड,
तो ये हमारा आ गया नोशनल प्रॉफिट 5,25,000 का। इस नोशनल प्रॉफिट को इधर ले गए और फिर पीएल अकाउंट और पीएल रिजर्व में ट्रांसफर किए। पीएल अकाउंट में कितना लेकर जाएंगे? सिर्फ 1/3। क्यों? क्योंकि सिर्फ 41% काम हुआ है। तो 1,57,500 और 367,500 इधर आ गया। फिर ये जो पीएल रिजर्व है ये इधर चला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस आपका इधर आ जाएगा बीडी। फिर जो जो खर्चे हुए लिख दिए, प्रॉफिट आ गया। एकदम सिंपल है। कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाएंगे। पहले साल कॉन्ट्रैक्टी से कितने पैसे आए? 16,87,500। तो यहाँ लिख दिया बाई कैश अकाउंट और कुछ आया नहीं, तो वही बैलेंस में है। फिर सेकेंड ईयर कॉन्ट्रैक्ट के पूरे 45 लाख रुपए लेने हैं, 16,87,500 ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर इस ईयर और पैसे मिल गए हैं 26,25,000 ऐड कर देंगे। और 1,87,500 लेना बाकी है, तो फिर वो बैलेंस में रह जाएगा। खत्म। नेक्स्ट 5A जो क्वेश्चन है वो किससे होना चाहिए? जॉइंट बाई प्रोडक्ट से या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग से। तो इसमें क्या पहले रिक्वायर्ड पढ़ते हैं, कंपैरेटिव पीएल यूजिंग रिवर्स कॉस्ट एनआरवी। तो रिवर्स कॉस्ट मेथड से करना है, मतलब जॉइंट बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो मून लिमिटेड इज द मार्केट लीडर इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जीपीटी। In manufacturing the main product GPT, Moon Limited processes the resulting waste into two byproduct X and Y. From the records of the company, you receive the information as below. Total cost up to the point of separation. मतलब ये joint cost है। तो इस joint cost को क्या करना पड़ेगा? सबको allocate करना पड़ेगा। GPT में, X में, Y में। कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सेल्स रियलाइजेशन कितना है? 32,000। अभी पहले एक्स और वाई का करते हैं। 32,000, 48,000। प्रॉफिट है इसमें 20%, तो पहले तो प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। 32,000 का 20%, 6,400 माइनस, और इधर 48,000 का 30%, 48,000 इंटू 30%, 14,400 माइनस, ये कितना आ जाएगा? 32,000 माइनस 6,400, 25,600 और 48,000 माइनस 14,400, 33,600 ये गया। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस कर देते हैं। ये है 20%, 20%, 25,600 माइनस 20%, 5,120, नो सॉरी 32,000 का 20% ना, सेल्स वैल्यू पर है ये। 32,000 का 20%, 6,400 फिर से, और यहाँ 48,000 का 20%, 9,600, 19,200 और 33,600 माइनस 9,600, 24,000 ये हो गया माइनस। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, फिर कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन, 9,600 रुपीज़ का कॉस्ट लगा है सेपरेशन के बाद, तो वो भी माइनस कर देते हैं। और इसमें लगा है 14,400 का, दोनों माइनस करते हैं, मतलब 9,600 और 24,000 माइनस 14,400, 9,600। तो जॉइंट कॉस्ट में इन दोनों का हिस्सा इतना है, 9,600, 9,600। बाकी जो खर्चा है वो किसका है? जीपीटी का। तो जीपीटी का खर्चा कितना हो जाएगा? टोटल 1,36,000 है, उसमें से 9,600 एक्स का है, 9,600 वाई का है। तो 1,36,000 माइनस 9,600 माइनस 9,600, 1,16,800। बस एकदम सिंपल क्वेश्चन, तीनों का खर्चा पता चल गया। अब उसके बाद कंपेरेटिव पीएल बनाना तो और इजी है। देखिए, सेल्स में से पहले प्रॉफिट माइनस किया तो कॉस्ट पता चला, कॉस्ट में से और सेलिंग एक्सपेंस माइनस किया तो 19,200, और सेपरेशन के बाद 9,600 का खर्चा लगा था, तो मतलब सेपरेशन से पहले 9,600 इधर लगा, 9,600 इधर लगा। टोटल 136 है जॉइंट कॉस्ट,
उसमें से 9600 इसका, 9600 इसका माइनस किया तो 1,16,800 आ गया जीपीटी का कॉस्ट। अब कंपेरेटिव पीएल बनाएंगे तो पहले सेल्स लिया, सेल्स में से जॉइंट कॉस्ट तीनों के माइनस कर दिया। फिर कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, इन दोनों में एक्स और वाई में सेपरेट होने के बाद भी कॉस्ट लगे 9600 वो माइनस किए। फिर बेचने में जो खर्चा लगा 65,600, 6400, 9600 तीनों माइनस कर दिया, तब जाके लास्ट में हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट। एकदम सिंपल। नेक्स्ट 5B, देखिए रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट में आइए, वेरिएंस है मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, और 5B जनरली होता भी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन, एकदम सिंपल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। QTR Limited, which is following the standard costing system, furnishes the following information regarding production budget for December 24. प्रोडक्ट X बनाने 40,000 यूनिट्स, प्रोडक्ट Y है 80,000 यूनिट्स, ये बजटेड डेटा है। वन स्टैंडर्ड आर रिप्रेजेंट्स 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट X एंड 8 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट Y। एक घंटे में हम 10 यूनिट्स बनाते हैं प्रोडक्ट X का और 8 यूनिट बनाते हैं प्रोडक्ट Y का। स्टैंडर्ड वेज रेट 0.5 है, मतलब ये स्टैंडर्ड रेट है। ड्यूरिंग द मंथ 15,000 आवर्स वर पेड, ये एक्चुअल आवर्स है, एट द रेट 0.60 पर आवर, और ये एक्चुअल रेट है। विच इंक्लूडेड 700 अनप्रोडक्टिव आवर्स ड्यू टू अनबजटेड हॉलीडेज एंड ऑल्सो लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट X ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। एक तो बता दिया है कि 700 प्रोडक्ट अनप्रोडक्टिव आवर्स है, और दूसरा जो है 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट X लॉस हो गया, मतलब उसको बनाया लॉस हो गया। तो 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट X बनाने में कितना आवर्स लगा होगा, एक घंटे में हम 10 यूनिट्स बनाते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। वन स्टैंडर्ड आर रिप्रेजेंट्स 10 यूनिट्स, तो 500 यूनिट्स को बनाने में कितना लगा होगा, 500 अपॉन 10 दैट मीन्स 50 आवर्स। तो कुल मिलाकर अनप्रोडक्टिव आवर्स कितना हो गया, 700 और 50 750। प्रोडक्टिव आवर्स क्या हो जाएगा, टोटल 15,000 आवर्स है, उसमें से 750 अनप्रोडक्टिव है, तो जो रिमेनिंग है 14,250 ये हमारा प्रोडक्टिव आवर्स है। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ वाज 48,000 यूनिट्स ऑफ X एंड 76,000 यूनिट्स ऑफ Y। एक्चुअली में हमने बनाया है 48,000 X का, तो एक्चुअली में जो बना है उसको स्टैंडर्ड वे से बनाते हैं तो कितने आवर्स लगते हैं, 48,000, तो स्टैंडर्ड आवर्स ढूंढते हैं अब। X के लिए 48,000 डिवाइडेड बाई 10, 4800 आवर्स में बन जाना चाहिए था। स्टैंडर्ड का क्या कहना है कि एक घंटे में 10 यूनिट बनाने हैं, तो 48,000 यूनिट्स बनाने में 4800 आवर्स लगने चाहिए थे। और Y के लिए एक घंटे में 8 यूनिट्स, तो 76,000 यूनिट्स के लिए डिवाइड बाई 8, 9500 आवर्स, मतलब कुल मिला के 4800 प्लस 9500, 14,300 आवर्स में काम हो जाना चाहिए था। काम कितने में हुआ है, 15,000 आवर्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेबर कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स रेट अमाउंट, एक्चुअल आवर्स रेट अमाउंट, ये एक्चुअल का फिगर है। स्टैंडर्ड आवर्स लगना था 14,300, रेट आपको गिवन है 0.5, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 14,300 इंटू 0.5, 7150। और एक्चुअल में ना स्प्लिट कर लेते हैं प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव में। प्रोडक्टिव है 14,250, अनप्रोडक्टिव है 750, रेट 0.60, 0.60। $450, ये 9,000। बस सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस में हम क्या चेक करते हैं कि कितने रेट में पेमेंट करना था वर्सेस हमने कितने रेट में पेमेंट किया। तो हमें पेमेंट करना था 0.5 के हिसाब से, हमने पेमेंट किया 0.6 के हिसाब से, तो रेट वेरिएंस क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट मैं आपको फेयर में ही दिखा देता हूं।
देखिए रेट वेरिएंस 0.5 के हिसाब से पेमेंट करना था, पेमेंट किया 0.6 के हिसाब से। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू, जब पेमेंट करते हो तो पूरे 15,000 आवर्स के लिए करेंगे ना, तो इसीलिए मल्टीप्लाई किया 15,000 से, तो आ गया 1500, नेगेटिव आ रहा है तो एडवर्स। फिर कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस में देखते हैं कि कितना पेमेंट करना था वर्सेस कितना किया। पेमेंट करना चाहिए था जो काम हुआ है उसका 7,150, हमने पेमेंट किया 9,000, तो कितना ज़्यादा पेमेंट किया है, 7,150 करना था लेकिन 9,000 कर दिया है, 1,850 ज़्यादा किया है, तो यही हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस है 1,850 एडवर्स। फिर है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो आइडल टाइम वेरिएंस किस पे निकलता है, आइडल टाइम वेरिएंस निकलता है हमारा आइडल टाइम के ऊपर। आइडल टाइम मतलब वही अनप्रोडक्टिव टाइम, अनप्रोडक्टिव टाइम कितना है 750 आवर्स। तो 750 आवर्स के लिए हमने, जब हम आइडल टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से करते हैं। तो 750 इंटू 0.5, 375 एडवर्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लेबर टोटल वेरिएंस था, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस लेबर टोटल वेरिएंस सेम होता है। फिर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो हम प्रोडक्टिव आवर्स पे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें काम कितने देर में कर लेना था 14,300 आवर्स में, बट हमने काम के लिए कितने प्रोडक्टिव आवर्स लगाए 14,250। तो जो काम 14,300 में होना चाहिए था उसको हमने 14,250 में ही कर दिखाया है, इनटू स्टैंडर्ड रेट 0.5, तो ये आएगा 25 फेवरेबल। ये फेवरेबल आ रहा है क्यों, क्योंकि हमने कम टाइम लिया है, 14,300 आवर्स का काम को 14,250 में ही कर दिखा दिया है। बस एकदम इजी 7 मार्क्स का क्वेश्चन ये। नेक्स्ट फुल फ्लेजेड मार्जिनल कॉस्टिंग का 14 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए रॉ मटेरियल गिवन है, कन्वर्जन कॉस्ट गिवन है, लग तो मार्जिनल कॉस्टिंग का ही रहा है। If the company desires to maintain the present level of profit in the year, which of the above two just suggestions would you recommend? Give your reasons. हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। Man Limited manufactures and sells product X. Following data are available in this regard for the year ended 2025. Raw material 20 है, कन्वर्जन कॉस्ट 15 है, डीलर मार्जिन 5 है। तो ये तीनों वेरिएबल खर्चे हैं, ऐड कर लेते हैं 20 + 15 + 5 दैट इज 40। सेलिंग प्राइस है 50, तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 50 - 40 दैट इज 10 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन। चाहिए इसको ब्लैक कर देते हैं ताकि पता चले ये नेक्स्ट पार्ट है। अब फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, प्रेजेंट सेल्स भी गिवन है। तो जब प्रेजेंट सेल्स गिवन है तो हम क्या प्रेजेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। तो प्रेजेंट प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। प्रेजेंट प्रॉफिट के लिए पहले कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन है 10 और यूनिट्स कितने हैं 1,50,000, मतलब 15 लाख का कंट्रीब्यूशन, और 15 लाख से कंट्रीब्यूशन में 8 लाख रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो 7 लाख आ जाएगा प्रॉफिट। मींस हमारा जो प्रेजेंट प्रॉफिट है वो कितना है 7 लाख। कंट्रीब्यूशन है 1.5 × 10 दैट मीन्स 15 लाख, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट है 8 लाख, तो 7 लाख ये हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट। हमें इसी प्रेजेंट प्रॉफिट को मेंटेन करना है। अब उसके लिए क्वेश्चन में आगे हमारे पास 2 रिकमेंडेशंस है कि देयर इज एन एक्यूट कंपटीशन इन द मार्केट, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर नेसेसरी टू सेल द प्रोडक्ट। कुछ तो अलग करना होगा वरना सेल्स कम हो जाएगी। तो कुछ सजेशन है। क्या क्या सजेशन है? सबसे पहला, टू रिड्यूस सेलिंग प्राइस बाय 4%, 4% से सेलिंग प्राइस कम कर देते हैं। अभी सेलिंग प्राइस कितना है 50, न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 50 - 4%, तो 50 - 4% ये आ गया 48। 48 हो गया हमारा न्यू सेलिंग प्राइस। अब जब नया सेलिंग प्राइस है 48, क्या खर्चे कम हुए? नहीं, खर्चे तो उतने ही हैं। खर्चे कितने थे 40 रुपीज़ के खर्चे थे, अभी हमने निकाला था। ये वेरिएबल कॉस्ट 40,
खर्चे तो जैसे वैसे ही रहने वाले हैं। तो न्यू कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 40, खर्चे तो 40 रुपए के ही है, तो नया कंट्रीब्यूशन है अब 8 रुपए। तो मुझे 8 रुपए मेरा नया कंट्रीब्यूशन है। अब इसके लिए निकालते हैं मुझे कितनी की सेल्स करनी होगी, सेल्स यूनिट्स, क्योंकि मुझे तो यही जानना है ना कि अभी जो प्रॉफिट कमा रहा हूं उतना ही प्रॉफिट रहे, उसके लिए कितने यूनिट्स बेचने होंगे। तो अपना मास्टर फार्मूला लगाइए। मास्टर फार्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 8 लाख, प्रॉफिट है 7 लाख, प्रेजेंट प्रॉफिट 7 लाख था, मैं चाहता हूं उतना ही रहे, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन है 8 रुपए, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 8, 15 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा 1,87,500 यूनिट्स। तो अगर हम इस ऑप्शन में जाते हैं तो 187,500 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। सेकंड में देखते हैं क्या है, टू इंक्रीज डीलर्स मार्जिन बाय 20%, डीलर का मार्जिन बढ़ा देते हैं 20%, मतलब खर्चा बढ़ा देते हैं, सेल्स की जो प्राइस है उतनी रहेगी, डीलर का मार्जिन बढ़ा देंगे। तो डीलर को अभी हम कितना दे रहे हैं, डीलर को अभी हम दे रहे हैं 5 रुपए, तो न्यू मार्जिन क्या हो जाएगा 5 प्लस 20%, मतलब 6 रुपए, 1 रुपए से खर्चा बढ़ गया। तो अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, कहाँ लिखूं, यहीं पे लिखता हूं, न्यू कॉस्ट हम 20 रुपए मटेरियल के देते हैं, 15 रुपए कन्वर्जन कॉस्ट, और डीलर का मार्जिन 5 था जो कि अब 6 हो गया है। तो न्यू कॉस्ट क्या हो जाएगी 20 प्लस 15 प्लस 6 दैट इज 41, सेलिंग प्राइस तो उतना का उतना ही है, सेल्स है 50 और अब नई कॉस्ट है 41, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा 50 माइनस 41, 9 रुपीज़। तो अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे ना तो यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें कंट्रीब्यूशन आ रहा था 8 रुपीज़, यहां पे कंट्रीब्यूशन आ रहा है 9 रुपीज़, तो कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा, सेकंड वाला। जब सेकंड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है तो जहां ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वही ऑप्शन चूज करूंगा, तो सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा, बस खत्म। इसी को फेयर में दिखा देते हैं। देखिए पहला कंट्रीब्यूशन आया हमारा 10 रुपए का, करंट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, कंट्रीब्यूशन निकाला, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, प्रॉफिट आ गया 7 लाख का, ये हमारा करंट प्रॉफिट है। अब अगर सेलिंग प्राइस को 4% से रिड्यूस कर देते हैं तो नई सेलिंग प्राइस 48, कॉस्ट तो जो 40 लग रहा था उतना ही लगेगा, तो 8, इसमें से 40 रुपए कॉस्ट को माइनस किया, तो 8 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन, कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे 1,87,500। और वही अगर डीलर मार्जिन को 20% से बढ़ा दिया तो 5 रुपए डीलर का मार्जिन है, 20% से बढ़ा दिया तो 6 रुपए हो गए। अब मैं कितने खर्चे कर रहा हूं, सेल्स है मेरे लिए 50, वेरिएबल कॉस्ट है 41, 1 रुपए डीलर का मार्जिन बढ़ा तो 1 रुपए कॉस्ट बढ़ गया, 40 से 41 हो गया, तो कंट्रीब्यूशन 9। फिर से वही मास्टर फॉर्मूला, 8 लाख फिक्स कॉस्ट, ये आपका प्रॉफिट, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। तो जब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो कम ही यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तो एकदम स्वाभाविक है, तो बस हो गया। सेकंड ऑप्शन में कम यूनिट्स पे ही आ जा रहा है प्रॉफिट, तो सेकंड यूनिट पे जाएंगे, सेकंड ऑल्टरनेटिव पर जाएंगे। चलिए अब हम सॉल्व करने वाले अपना लास्ट क्वेश्चन 7A, मींस प्रैक्टिकल का लास्ट क्वेश्चन। सन मून लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट आर, प्रोडक्ट एस। क्लियर नहीं हो रहा है कि किसका है, रिक्वायर्ड देखते हैं। प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, मतलब बजट का है, खत्म। तो मेरे को सेल करने हैं 30,000 kg प्रोडक्ट आर और 1,50,000 kg प्रोडक्ट एस। प्रोडक्ट आर बेचना है 30,000 kg, प्रोडक्ट एस बेचना है 1,50,000 kg। और मैं चाहता हूं कि मेरे पास स्टॉक में भी रहे कुछ, 2800 मेरे पास स्टॉक में भी रहना चाहिए, और पहले से भी कुछ है। एकदम एक एग्जाम्पल से इसको रिलेट करते हैं। आपको 2,000 रुपये चाहिए खर्च करने के लिए, ठीक है,
और खर्च करने के बाद भी आपके पास 500 और होने चाहिए, तो आप अपने पापा से कितना मांगोगे कि पापा 2000 रुपये दे दीजिए वो खर्च करने और 500 इमरजेंसी के लिए चाहिए, तो मतलब 2500 मांगना पड़ेगा। बट पापा भी तेज़ है, वो पूछ रहे पहले से तुम्हारे पास कितना है, तो आपने बोला पहले से मेरे पास 300 रुपये है, तो वो आपको कितना देंगे, सिर्फ 2200। आपने 2500 मांगा, 300 आपके पास पहले से थे, उन्होंने 2200 आपको दिया। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाना है। 30,000 तो मैं बेचना चाहता हूँ, तो ये तो चले जाएंगे, प्लस क्लोजिंग 2800 मेरे पास रहने भी चाहिए, मतलब मुझे 32,800 बनाना पड़ेगा कि 30,000 जब बिक जाए तो 2800 रहे, तो 32,800 बनाऊंगा। लेकिन पहले से भी है, पहले से कितना है, 1800 पहले से है, तो 30,000 मेरे को सेल करना है। 2800 और चाहिए अपने पास रखने के लिए, इमरजेंसी के लिए, लेकिन 1800 पहले से है, तो 1800 माइनस कर देंगे, तो बनाना कितना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 31,000। सेम वही प्रोडक्ट इसके साथ भी 1,50,000 बेच दूंगा, तो 1,50,000 बिक जाएंगे। बट स्टॉक में भी चाहिए, कितना चाहिए, 4700, और पहले से है 4200 पहले से है, तो मतलब ये बनाना नहीं पड़ेगा, तो माइनस, तो 1,50,500 आएगा ये, मतलब आर चाहिए 31,000 और एस बनाना पड़ेगा 1,50,500। तो अब देखिए ये आ गया 31,150,500। अब जब हम आर बनाएंगे 31,000, तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल कितना लगेगा, द डायरेक्ट मटेरियल X, Y and Z आर मिक्स इन द प्रपोर्शन 4:4:2 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट आर। मतलब आर बनाने के लिए 4:4:2 के रेशियो में मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 31,000 को 4:4:2 के रेशियो में बांट दीजिए XYZ में। अभी जस्ट मैंने लॉजिक बताया था, 4 + 4 + 2 से पहले डिवाइड करिए, ऐड करके 4 + 4 + 2 10, 31,000 को 10 से डिवाइड कर लिया, 3100 मिल गया। 3100 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 3100 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करिए, 3100 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया। प्रोडक्ट आर के लिए इतना चाहिए XYZ। एस के लिए भी सेम वही करेंगे, 1,50,500 है और रेशियो क्या है, रेशियो है 3:5:2, मतलब 3 + 5 + 2 10 से डिवाइड किया, तो 1,50,500 डिवाइड बाई 10, 15,050। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, फिर 5 से, फिर 2 से, तो 15050 इंटू 3, 15050 इंटू 5 क्योंकि ये 5 है, और फिर 15050 इंटू 2, बस खत्म। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो पता चल गया इतना चाहिए। X 57,550 तो लग जाएगा X को, मतलब R को और S को बनाने के लिए। फिर से वही लॉजिक देखते हैं, पहले से कितना है, पहले से 4500 है, तो ये नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो एंड में भी चाहिए ना, वही सेम लॉजिक। 57,550 कंज्यूम हो जाएगा, प्लस और एक्स्ट्रा इमरजेंसी के हिसाब से कितना चाहिए, 3600 चाहिए, तो ऐड कर देंगे, लेकिन 4500 मेरे पास पड़ा हुआ है, तो माइनस कर देंगे, तो ये आ गया। 87,650 में 7500 इमरजेंसी के हिसाब से चाहिए, तो ज़्यादा बनाएंगे, 87,650 कंज्यूम होगा, 7500 और चाहिए, माइनस 4000 पहले से है, तो 91150। तो लॉजिक यही है, पर मतलब जितना कंजम्पशन होने वाला है प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो बजटेड मटेरियल परचेज आ गए। अब इनकी कॉस्ट निकालनी है, तो 56,650 परचेज करना है और 1 यूनिट को परचेज करने की कॉस्ट है 20 मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो हमारा टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, खत्म। तो बस सारे के सारे जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे प्रैक्टिकल, वो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया। मेरे को लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से सॉल्व करा दिए। तो मैं आपसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से ट्राई करें, जिस क्वेश्चन पे आप अटकते हैं उस क्वेश्चन को आप देखें। एक बार थ्योरी पे डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज डिफाइंड इन द कैश 10? कैश 10 क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या कहता है? डायरेक्ट एक्सपेंस का कहना है कि वो एक्सपेंस
जो कि किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में या फिर सर्विस में लग रहे हैं अदर देन मटेरियल और लेबर, और वो ट्रेसेबल है, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये लग रहा है, तो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑल्सो डिस्कस द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट में क्या क्या है, आइए कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नली प्रोक्योर्ड रिसोर्सेज। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहे हैं किन्हीं रिसोर्सेज पे जिन्हें मैं बाहर से खरीद के ला रहा हूं, तो उसे हम कैसे वैल्यू करेंगे, इनवॉइस वैल्यू पे, विल बी वैल्यूड एट इनवॉइस या फिर एग्रीड अपॉन प्राइस, जिसमें सारे ड्यूटी सारे टैक्सेस आ जाएंगे और जो रिकवरीज होनी है, जो मेरे को ट्रेड डिस्काउंट्स मिल रहा है, वो सब हम माइनस कर देंगे, इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह, और सारे ट्रेड डिस्काउंट्स रिबेट्स माइनस कर देंगे। अगर हम R&D में कुछ खर्चे कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो वो अगर कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट बनेंगे, वरना डायरेक्ट एक्सपेंस के पार्ट नहीं बनेंगे। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस लमसम में लग जा रहा है, एक ही बार में एक मोटा पैसा लग जा रहा है, तो उसे हम ओवर दी पीरियड्स क्या करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस ईयर 10 लाख रुपीस खर्च कर दिए, जिसका बेनिफिट मेरे को 5 साल तक मिलेगा, तो हर साल 2-2 लाख रुपए में अमोर्टाइज करता चला जाऊंगा। शैल बी विल बी अमोर्टाइज्ड। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस मटेरियल का पार्ट नहीं बन पा रहा है, तो फिर वो ओवरहेड्स में चला जाएगा। तो ये आप अपने से एक बार रीड मार लीजिएगा। फिर व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के एसेंशियल्स क्या हो सकते हैं कि एकदम कस्टमाइज्ड होना चाहिए, टेलर मेड होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। सेकंड, टॉप मैनेजमेंट का भी मेरे को उसमें एफर्ट्स रहना चाहिए। देखिए, शैल बी टेलर मेड, सिंपल, और ऐसा कि मेरे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, एक बिजनेस कंसर्न के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। डेटा जो हम यूज कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम डेटा ही गलत यूज करेंगे तो रिजल्ट्स भी फिर गलत मिलने हैं। मेरे को टॉप मैनेजमेंट का भी पार्टिसिपेशन चाहिए ताकि मैं अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बना पाऊं। कॉस्ट जो होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं 10 लाख रुपए खर्च कर दे रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाने में, बट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बना के बेनिफिट सिर्फ 2 लाख का ही मिलना है, तो कोई फायदा है नहीं। कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करना है और उतना ही कॉस्ट लगाना है जितना बेनिफिट्स आ रहा हो। मींस बेनिफिट ज्यादा आना चाहिए, कॉस्ट कम लगना चाहिए। तो ये इसमें। फिर 8B, व्हाट इज ABC एनालिसिस। क्या होता है ABC एनालिसिस? आपको पता ही है, मटेरियल कॉस्टिंग में हमने पढ़ा था कि हम जो भी हमारे पास मटेरियल है उसको ABC कैटेगरी में एनालाइज करते हैं। ए में कौन आता है? वो मटेरियल आते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है बट वैल्यू, कॉस्ट बहुत ज्यादा है बट हम उसे बहुत कम मात्रा में अपने पास रखते हैं। बी में जिसकी कॉस्ट भी मीडियम है और उसे हम स्टोर भी मीडियम अमाउंट में करते हैं। सी में वो है जिसकी कॉस्ट बहुत कम है, इसीलिए फिर हम उसे ज्यादा मात्रा में अपने पास स्टोर करके रखते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? देखिए, ए जो मटेरियल है मेरे को पता है कि उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगी है, तो उसको हम अच्छे से हैंडल करेंगे, कम क्वांटिटी अपने पास रखेंगे ताकि वो ज्यादा बर्बाद ना हो। सी में पता है कि कॉस्ट बहुत कम है, तो इसीलिए ज्यादा रखते हैं कि अगर चलो थोड़ा मोड़ा बर्बाद भी हो जाए तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है। तो अंडर दिस सिस्टम द मटेरियल स्टॉक्स आर क्लासिफाइड एज ABC। पहले में ए है जहां पे स्मॉल परसेंटेज है, क्वांटिटी कम है बट वैल्यू ज्यादा है। सेकंड में बी में ये बीच का है, वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं है और क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियम। और सी में यहां पे क्या करते हैं, क्वांटिटी लार्ज रखते हैं और वैल्यू कम रहती है। एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहला, कंट्रोल रह पाता है कि ए में ज्यादा कंट्रोल रखना है, बी में कम, सी में उससे भी कम। फिर फंड्स कैन बी यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अगर मैं ए को बहुत ज्यादा रखूंगा तो मेरे बहुत ज्यादा फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे, तो मेरे को पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में क्या रखना है, तो उससे फंड्स का बेटर यूटिलाइजेशन हो पाता है। मैं अगर कम क्वांटिटी रखूंगा ए की तो वेस्टेज कम होगा, तो सेविंग्स होगी मटेरियल कॉस्ट में। सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रहेगा सी का, सी की कॉस्ट कम है तो उसे ज्यादा मात्रा में रखूंगा ताकि कभी भी इमरजेंसी में लगे तो मेरे पास रहे।
ये सब है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैस 8 ऑन कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। कैस 8 कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज के बारे में बात करता है। क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, उनका स्कोप एक ही है, सॉरी ऑब्जेक्टिव एक ही है। ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लानी है, ताकि सब कोई एक जैसा ही अप्लाई करे, ताकि जब हम आपस में वो करें कंपैरिजन, तो कंपैरिजन आसानी से हो सके। तो कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्मिटी लाना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। और स्कोप क्या है, क्या क्या कवर करता है ये, कि क्लासीफाई कैसे करना है, मेजर कैसे करना है, असाइन कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे डिस्क्लोजर देना है। बस एक बार आप सारी थ्योरी को रीड कर लीजिएगा, पूरा पेपर पहले खुद से अटेम्प्ट करिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू एवरीवन, यू हैव बीन अ वेरी ग्रेट ऑडियंस, इट वाज नाइस इंटरैक्टिंग विथ यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।